नमस्कार, ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। अभी आप सुनेंगे आज के वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे के मौके पर डॉक्टर पीजे शर्मा, वरिष्ठ सलाहकार, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज नाहरलगुन से ऑर्गन डोनेशन पर एक टॉक। अंगदान एक व्यक्ति को बीमारी के अंतिम चरण में और अंग प्रत्यारोपण की जरूरत होने पर एक अंग का उपहार देना है। अंग शरीर का एक हिस्सा है जो एक विशिष्ट प्रकार का कार्य करता है, जैसे कि आपका हृदय, फेफड़े, गुर्दे, यकृत आदि, और ये अंगों का दान किया जा सकता है। ऊतक एक कोशिका समूह है जो मानव शरीर में एक विशेष कार्य करता है, जैसे कि हड्डी, त्वचा, आंखों की कर्निया, हृदय की वाल्व, रक्त वाहिकाएं, नस और कंदरा जैसे। अंगदान दो प्रकार के हो सकते हैं। जीवित दाता द्वारा अंगदान, जिसमें अपने जीवन के दौरान एक व्यक्ति एक गुर्दा दान कर सकता है, क्योंकि उसका दूसरा गुर्दा दाता के लिए पर्याप्त रूप से शरीर के कार्यों को बनाए रखने में सक्षम होती है। अग्नाशय का हिस्सा, जहाँ पे अग्नाशय का आधा हिस्सा अग्नाशय के कार्यों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त होते हैं, उसी प्रकार यकृत का हिस्सा भी दे सकते हैं, क्योंकि यकृत के हिस्से प्राप्तकर्ता और दाता दोनों में समय की अवधि के बाद पुनः बन जाएंगे। दूसरी प्रकार की मृतक दाता अंगदान, इसमें एक व्यक्ति मस्तिष्क या हृदय की मौत के बाद कई अंगों और टिश्यू यानी कि ऊतकों का दान कर सकते हैं। उसके अंग किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में जीवित बन रहते हैं। अंगदान के लिए आयु सीमा अलग अलग है, जो इस पर निर्भर करती है कि क्या जीवित व्यक्ति द्वारा दान किया जा रहा है या मृत व्यक्ति द्वारा। उदाहरण के लिए जीवित व्यक्ति द्वारा दान हेतु व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, और अधिकांश अंगों के लिए निर्णय लेने वाला कारक शरीर की स्थिति है, उनकी उम्र नहीं। विशेषज्ञ तय करते हैं कि हर मामले का अनुसार कौन सा अंग उपयुक्त होते हैं। लोगों में उनके 70 और 80 वर्ष के दौरान अंगों और ऊतकों को दुनिया भर में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया गए हैं। ऊतकों और आंखों के मामले में आमतौर पर उम्र महत्ता नहीं रखती। एक मृतदाता आमतौर पर कुछ आयु सीमा के अंदर अंगों और ऊतकों का दान कर सकता है, जैसे कि गुर्दे और यकृत 70 वर्ष की आयु तक, हृदय और फेफड़े 50 वर्ष तक, अग्नाशय और आंतें 60 to 65 वर्ष तक, कर्निया और त्वचा 100 वर्ष तक, हृदय के वाल्व 50 वर्ष तक, उसी प्रकार हड्डी 70 वर्ष तक दे सकते हैं। अब जानते हैं हम लोग जीवित दाता कौन है। वो एक व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से कम नहीं है, जो स्वेच्छा से अपने अंग या ऊतक निकलने का अधिकार अपने जीवन काल के दौरान चिकित्सा प्रयोजनों के लिए प्रचलित चिकित्सा प्रथाओं के अनुसार देता है। अब जानते हैं मृतक दाता कौन है। कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी उम्र, लिंग कोई भी हो, वह अपनी मृत्यु यानी कि मस्तिष्क या हृदय की डेथ के बाद अंग और ऊतक दाता बन सकता है। मृत शरीर से इसके लिए उसके निकट संबंधियों या कानूनी तौर पर उसके साथ उस संबंध रखने वाले व्यक्ति की सहमति आवश्यक होती है। यदि मृतदाता की उम्र 18 साल से कम है तो माता पिता में से किसी एक या माता पिता द्वारा अधिकृत नजदीकी रिश्तेदार के सहमति अनिवार्य है। ऑर्गन दान के लिए उपयुक्तता का निर्धारण मृत्यु के समय किया जाता है। श्रोतागण, आप लोग अधिकृत अंग और ऊतक दान प्रपत्र फॉर्म 7 TSO के अनुसार अपने दाता बनने की इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। आप वेबसाइट notto.abdm.gov.in पर साइन इन द्वारा अपने अंगों के दान की डिजिटल शपथ ले सकते हैं। मैं फिर से दोहराता हूँ वो वेबसाइट का notto.abdm.gov.in। ये प्रपत्र आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं और ऑफलाइन पंजीयन करा सकते हैं। आप लोग प्रपत्र साथ भर कर NOTTO ऑफिस का पते पर हस्ताक्षर सहित भेज भी सकते हैं। वो नट्टो का मैं एड्रेस दोहराता हूँ, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन,
यानी कि राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन, चौथा तल, NIOP बिल्डिंग, सफदरजंग अस्पताल परिसर, नई दिल्ली। आप जब ऑर्गन डोनेशन का प्रतिज्ञा कर सकते हैं, लेकिन आपका अपने जीवन का किसी बहुत नजदीकी व्यक्ति या तो लंबे समय रहे कोई दोस्त या घनिष्ठ सहकर्मी को आप सूचित करना चाहिए कि आपने यह प्रतिज्ञा लेने के निर्णय लिया है। अपनी दान देने की इच्छा पूरी करने के लिए हेल्थ वर्कर किसी ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे जो आपकी मृत्यु के समय सहमति के लिए आपके पास होंगे। आप NOTTO कार्यालय में कॉल द्वारा या लिखित रूप से या नटो की वेबसाइट www.notto.nic.in के जरिए अपने प्रतिज्ञा बदल भी सकते हैं और आपके अकाउंट में लगन द्वारा प्रतिज्ञा का विकल्प बंद कर सकते हैं। आपके परिवार को भी बताएं कि आपने अंगदान करने के प्रतिज्ञा के बारे में अपना मत बदल दिया है। हमारे सभी बड़े धर्मों में किसी में भी अंग और ऊतकों के दान पर कोई आपत्ति नहीं लगाई गई है, बल्कि ये इस पवित्र कार्य के प्रोत्साहन और समर्थन देते हैं। यदि आपको कोई शंका हो तो आप अपने आध्यात्मिक गुरु, धार्मिक नेता या सलाहकार से चर्चा कर सकते हैं। कुछ ही लोग उन परिस्थितियों में मरते हैं जहां वे अपने अंगों का दान करने में सक्षम हो सके। यही कारण है कि हम अंगदान करें और संभावित दाता के रूप में अपना पंजीयन करने की प्रतिज्ञा लेने वाले ज्यादा से ज्यादा लोग की जरूरत होते हैं। सभी संभावित दाताओं से रक्त लिया जाता है और इसमें किसी संचारी रोग और हेपाटाइटिस जैसे वायरस की छानबीन के लिए उनकी जांच की जाती है। संभावित दाता के परिवार को बताया जाता है कि यह प्रक्रिया बहुत ही आवश्यक है। अधिकांश मामलों में आप दाता बन सकते हैं, लेकिन इसका निर्णय आपके पिछले चिकित्सा विवरण के विचार में लिया जाता है। बहुत कम मामलों में हेपाटाइटिस C वाले दाताओं के अंगों के समान परिस्थितियों वाले लोगों की सहायता में इस्तेमाल किया गया है। इसका इस्तेमाल केवल तभी किया जाता है जब दोनों व्यक्तियों में यह स्थिति होती है। सभी दाताओं को संक्रमण से रोकथाम के लिए बचाव के उपाय करने चाहिए। यदि आप रक्तदान के लिए मना कर दिया है तो क्या आप एक अंगदाता हो सकते हैं? ये भी प्रश्न कभी मन में आते हैं। कुछ या सभी अंग या ऊतक प्रत्यारोपण के लिए उपयुक्त है क्या नहीं, इसका निर्णय आपके पिछले चिकित्सा विवरण को विचार में लेकर हमेशा किसी विशेषज्ञ द्वारा ही किया जाएगा। इसके विशिष्ट कारण हो सकते हैं कि रक्तदान करना संभव नहीं है, जैसे खून की कमी होना या पिछले दिनों में हेपाटाइटिस का प्रभाव या ऐसे कोई अन्य कारण जिनसे आप अपने स्वास्थ्य के कारण उस वक्त रक्तदान नहीं कर सकते। जैसे कि कभी कभार एक सरल स्थिति जैसे जुकाम या आप द्वारा ली जाने वाले दवाई के कारण आप रक्तदान नहीं कर सकते। लेकिन चिकित्सीय प्रयोजन के लिए अंगदान मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम TSO 1994 के तहत कवर किया जाता है। पूरे शरीर को दान को शारीरिक रचना अधिनियम 1984 द्वारा कवर किया जाता है। तो अंग और ऊतक प्रत्यारोपण को अन्य लोगों के लिए जीवन देने के कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो अंतिम चरण पर अंग के विफल होने से पीड़ित जरूरतमंद लोगों को उसके अंग मृत्यु के बाद लगाए जाते हैं। इसी तरफ शरीर का दान चिकित्सा अनुसंधान और शिक्षा के लिए मौत के बाद व्यक्ति के शरीर को देने का कार्य है। जो लोग मृत शरीर का दान करता है वे शरीर का रचना, वैज्ञानिक और चिकित्सा शिक्षक द्वारा पूरी शारीरिक संरचना शिक्षाओं का एक प्रधान साधन बने रहते हैं। तो यही 2-4 पॉइंट है जो पूरे शरीर के दान से अंगदान को कैसे अलग कर सकते हैं। एक मृत शरीर चिकित्सा शिक्षा के लिए छोड़ दिया जाता है या अनुसंधान के बाद अंगदान को पुनः प्राप्त किया जा सकता है? ये एक गंभीर प्रश्न है। यदि अंगों का दान किया गया है या पोस्टमार्टम जांच कराई गई है तो शरीर का अध्ययन प्रयोजन हेतु स्वीकार नहीं किया जाता है, जबकि यदि केवल कर्निया को दान किया जाता है तो शरीर को अनुसंधान के लिए छोड़ा जा सकता है। आप अंगदान को बढ़ाने में कैसे मदद कर सकते हैं? आप जरूर एक दाता बन सकते हैं और दूसरे की जान बचाने के लिए आप अपने निर्णय के बारे में अपने परिवार से बात कर सकते हैं। लोगों को कार्य पर, अपने समुदाय, अपने पूजा के स्थल पर, अपने नागरिक संगठनों में प्रेरणा देकर दान का प्रोत्साहन दे सकते हैं। कुछ वर्ष पहले तक दाता और ग्राही दोनों के लिए प्रत्यारोपण की लागत की
बीमा की अधिकांश कंपनियों द्वारा कवर नहीं किया जाता था, यानी कि इंश्योरेंस। अब इन दिनों कुछ बीमा कंपनियां प्रत्यारोपण से संबंधित खर्च को कवर करती है, तो यह बेहतर होगा कि आप बीमा करते समय इसे सुनिश्चित कर ले। जब आपको राष्ट्रीय या अंग प्रत्यारोपण प्रतीक्षा सूची में रखा जाता है तो आपको उसी दिन भी अंग मिल सकता है या आपको कोई सालों तक इंतजार करना भी पड़ सकता है। आपको दाता के साथ मिलान करने के बाद आपको बीमारी की स्थिति और आपके स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रतीक्षारत रोगियों की संख्या की तुलना में उपलब्धि दाताओं का संख्या इसे प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। जब प्रत्यारोपण अस्पताल में एक व्यक्ति का नाम प्रतीक्षा सूची में आता है तो इसे नामों के समूह में रखा जाता है। जब कोई मृतक अंगदाता उपलब्ध हो जाता है तो उस दाता के साथ समूह में मौजूद सभी रोगियों की तुलना की जाती है। कारक जैसी चिकित्सा, तत्कालिकता, प्रतीक्षा सूची में लगने वाला समय, अंग का आकार, रक्त समूह और आनुवंशिक बनावट पर विचार किया जाता है। यह बेहतर है कि आप मानसिक रूप से तैयार रहें और तत्काल अंग प्रत्यारोपण के लिए कुछ धनराशि साथ में रखें। ज्यादातर शव प्रत्यारोपण के मामले तत्कालिक आधार पर होते हैं। यही कारण है कि आपको शव प्रत्यारोपण के लिए जांचों की अध्ययन जानकारी हर समय होनी चाहिए, ताकि आपको जब भी कल प्राप्ति हो आप अंग प्राप्त कर सकते हैं। मृत शरीर का अंग एक डिवाइन उपहार है और इसे खोना नहीं चाहिए। ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी ऑन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांट, इन लोगों का रिपोर्ट का मुताबिक इंडिया में ऑर्गेन डोनेशन रेट 0.05 पर 10 लाख पॉपुलेशन से बढ़कर 0.8 पर 10 लाख पॉपुलेशन 21 साल में हुआ है। लेकिन ये दर अगर हम कोई अलग देश के साथ तुलना करें तो ये दिखता है जैसे कि क्रोएशिया में 36.5 है, स्पेन में 35.3 है, यूनाइटेड स्टेट में 26 पर 10 लाख पॉपुलेशन देखा जाता है रिगार्डिंग ऑर्गन डोनेशन रेट। हमारा देश भारत में वेटिंग लिस्ट 3 गुना ज्यादा वेटिंग करने वाला लोगों को नाम रखा है, लेकिन जबकि एक्चुअल ट्रांसप्लांट 1 गुना ही हो सकता है। नाटो में जो ऑर्गन डोनेशन के लिए डिक्लेरेशन देना होता है उसका मैं संक्षिप्त विवरण आप लोगों की जानकारी लिए थोड़ा बोल देता हूँ। मैं फलाना व्यक्ति प्रतिज्ञा करता हूँ या करती हूँ कि मैं अपने ऐसे अंगों और ऊतकों को जिनका उपयोग मेरी मृत्यु के पश्चात किसी को नया जीवन देने के लिए किया जा सकता है दान करूंगा या करूंगी। हमारे देश में प्रत्यारोपण के लिए अंग और ऊतकों की कमी को देखते हुए मैं यह भी प्रतिज्ञा करता या करती हूँ कि मैं अपने परिवार, मित्र और देशवासियों को भी अपना अंग एवं ऊतक दान करने प्रेरित करने के सभी प्रयास करूंगा या करूंगी। यही होता है अंगदान का प्रतिज्ञा पत्र। मानवता का दृष्टि से भी अंगदान बहुत महत्वपूर्ण महादान है। अगर जिंदगी में ऐसा कोई मौका नहीं मिला या सक्षमता नहीं आया कि कुछ दान करें, लेकिन मृत्यु के बाद भी आप ये महत दान सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। चिराग के बुझने से पहले जोत से जोत जलाते चलो। बेशक मेरी जिंदगी किसी के काम ना आई, पर मेरी मौत ने कई बुझते हुए दीपक जला दिए। ये उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से ये विनती करता हूँ कि ऑर्गन डोनेशन का प्रसार करिए और आपको खुद को भी ऐसा हेल्दी रखिए कि मृत्यु का समय भी आपका सारे अंग अच्छा रहे, ताकि आप उसको अलग का जिंदगी को अच्छा क्वालिटी देने के लिए डोनेट कर सकते हैं। इसी तरह आफ्टर डेथ लीव ए लेगेसी ऑफ लाइफ फॉर अदर्स। इसी के साथ ही वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे पर आधारित इस टॉक में बस इतना ही। निर्माता लुपर तली और मुझे केन्युम आंगो को अब इजाजत दीजिए। नमस्कार।